आइंदा 20-22 दिन मैंने ज्यादातर बंगले में ही डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हल्की वर्जिश करने, खुसूसन जख्मी टांग पर बोझ डालने और उसे पूरी हरकत देने में गुजारे। मुझे किसी वक्त भी यहाँ से मूव करने का हुक्म आ सकता था। इस मौके को मैंने गनीमत जाना और खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल हालत में लाने की कोशिशों में जुट गया। ये अल्लाह पाक का करम था कि उस बंगले में ही मैं 1 महीने में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो गया। अद्वियात और इंजेक्शनों की वजह से मुझे वक्ती तौर पर दमे और मैदे की तकलीफ से भी निजात मिल जाती थी। डॉक्टर ने भी मुझे फिट करार दे दिया था। बवक्ते जरूरत उसने मुझे खुद इंजेक्शन लगाना सिखा दिया और दवाइयों, इंजेक्शनों और डिस्पोजेबल सिरिंजों का स्टॉक भी दे दिया। अब वो हफ्ते में 2 बार मेरे चेकअप के लिए आता था। बम्बई में ये बरसात का मौसम था, तकरीबन हर रोज और बाज़ औक़ात तो दिन में कई मरतबा बारिश होती थी। अब मेरा ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने और रेडियो और म्यूजिक सुनने में सर्फ होने लगा। इस दौरान 3 मरतबा हाजी मस्तान ने मुझे मालाबार हिल वाली कोठी में बुलाया और 2 मरतबा वो खुद मुझे मिलने जूहू के बंगले पर आया। एक बार मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके धंधे के सारे कामों को बॉम्बे गैराज से मॉनिटर किया जाता है और अक्सर बेशतर ट्रांजैक्शंस रात को होती हैं। मुझ पर उसे इतना एतमाद हो चुका था कि उसने मुझसे अपनी इंतहाई खुफिया और जाती जिंदगी की वो बातें भी कह डाली जो शायद उसके इंतहाई काबिल एतमाद साथियों को भी मालूम न हो। ये अक्टूबर 1974 का वस्त था जब मैंने हाजी मस्तान को कहा कि अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और शहर गर्दी और घूमने के लिए बिल्कुल फिट हूँ। मैंने सबसे पहले न्यू नागपाड़ा में अपने कवर स्टोरी वाले मकान को देखना चाहा। हाजी मस्तान ने अपने एक आदमी को कहा कि ख्वाजा को फोन करके यहाँ बुला ले। ख्वाजा साहब 2 घंटे में आ गए। हाजी मस्तान ने उससे मेरा तारुफ करवाया कि ये आसिफ अली हैं और लंदन से आए हैं। इन्हें अपने एक वाकिफ विनोद चोपड़ा से मिलना है जो तुम्हारे इलाके में रहता है। ख्वाजा को मैंने एड्रेस बताया तो उसने कहा कि अभी चलिए। ख्वाजा अपनी गाड़ी में और मैं 4 मुहाफिजों के साथ अपनी गाड़ी में रवाना हुए। न्यू नागपाड़े में टूटी फूटी सड़कों से गुजर कर हम एक जगह रुके। ये एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी जिसके दूसरे माले पर वो फ्लैट था। मैं अपने 4 मुहाफिजों और ख्वाजा के साथ उस फ्लैट पर गया। घंटी बजाने पर एक घाटन बम्बई की जबान में घरेलू काम करने वाली औरत ने दरवाजा खोला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि विनोद सेठ तो कारोबार के सिलसिले में उत्तर शुमाल की तरफ गए हुए हैं। कई महीने बाहर रहकर यहाँ सिर्फ चंद रोज के लिए आते हैं। मेरे मजीद पूछने पर उसने बताया कि विनोद सेठ का चाय का कारोबार है और कलकत्ते से चाय की पेटियां यहाँ आती हैं जिन्हें सेठ के हुक्म के मुताबिक हम मुख्तलिफ जगहों पर भेज देते हैं। इस वक्त भी 5 पेटियां यहाँ मौजूद हैं। उसने हमें फ्लैट के अंदर आने का कहा। 4 कमरों का ये फ्लैट अच्छे फर्नीचर और जरूरत की हर शय से मुज़य्यन था। एक कमरे में चाय की पेटियां, लेबोरेटरी का तराजू और बहुत सारे चाय के कप पड़े थे। चाय की ब्लेंडिंग के लिए इनकी जरूरत पड़ती थी। चाय की बहुत सारी पुड़ियां भी एक रैक में पड़ी थी जिन पर मुख्तलिफ नंबर और मुख्तलिफ चाय के नाम, मसलन ऑरेंज पीको और दार्जिलिंग फ्लेवर वगैरह लिखे हुए थे। घाटन ने बताया कि विनोद सेठ के एक हिस्सेदार 8-10 रोज के बाद यहाँ आते हैं। वही मेरी और मेरे पति को तनख्वाह देते हैं। मैंने घाटन से पूछा कि उसने क्या विनोद सेठ को कभी देखा है और आखिरी मर्तबा वो यहाँ कब आए थे, तो वो पूरे यकीन से बोली, वाह सेठ, ये भी भली कही तुमने। भला हम अपने सेठ को ना पहचाने हैं? वो आप ही की तरह लंबे और गोरे चिट्टे हैं। पिछले महीने ही तो वो यहाँ 10 रोज रहकर उत्तर की जानिब गए हैं। मैं उस घाटन की बातों से हैरान हो रहा था। उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया गया था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से मेरे सवालों का जवाब दे रही थी। उस घाटन की बातों से ये भी मालूम हुआ कि विनोद सेठ का हिस्सेदार भी यहाँ आता रहता है। इसका मतलब ये था कि मेरे ही महकमे का कोई ग्रुप यहाँ भी मसरूफ अमल था और उसे इस मकान पर निगाह रखने की हिदायत भी की गई थी। मैंने घाटन को कहा कि मैं लंदन से आया हूँ और तुम्हारे विनोद सेठ का दोस्त हूँ। उन्हें मेरा नमस्कार कहना। मेरा नाम आसिफ अली है। ये कहकर मैंने घाटन को 200 रुपए दिए और हम वापस चले आए। मेरे महकमे ने मेरे कवर के लिए वाकई बहुत पुख्ता इंतजाम किया हुआ था। गाड़ियों में बैठने से पहले एक 6 मंजिला बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए ख्वाजा ने बताया कि वो डायमंड बिल्डिंग है जिसमें वो रहता है। बोला, आप यहाँ तक आए हैं तो चाय पीकर जाएं। मैंने ख्वाजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चाय फिर कभी सही, और उससे रुख्सत लेकर हम वापस जुहू चले आए। अगले रोज हम हाजी मस्तान के तरतीब दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक मेरीन ड्राइव पर अपने वक्त की मारूफ हीरोइन और गुलकारा सुरैया के फ्लैट पर गए। सुरैया को मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में फिल्मों में देखा था। उस दौर में उसकी हर तरफ धूम थी। वो हॉलीवुड के मशहूर हीरो ग्रेगरी पेक से शादी करना चाहती थी और यही ख्वाहिश दिल में लिए वो अभी तक गैर शादीशुदा थी। उसकी आखिरी फिल्म मिर्जा गालिब है। सुरैया उन दिनों सोशल वर्क्स के कामों में मसरूफ थी और इसी खिदमत के एतराफ में बम्बई की एक सड़क का नाम सुरैया रोड रखा गया।
قدیم تہذیب کی دلدادہ سریا کے ڈرائنگ روم میں مغربی تہذیب کے صوفوں کے علاوہ ایک جانب فرشی نشست کا بھی انتظام تھا۔ سریا نے چائے اور لوازمات سے میری تواضع کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک وہ بامبے فلم انڈسٹری کی واحد شخصیت ہے جس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سریا کے پاس گزارنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ نیچے گاڑی میں میرے چاروں محافظ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم میرین ڈرائیو سے ہی ایک اونچائی کو جاتی سڑک پر گھومے اور ہل ٹاپ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی وضع کے چھوٹے سے بنگلے میں آ گئے۔ یہاں فلم ایکٹریس نمی اپنے شوہر غالباً رضا علی کے ہمراہ رہتی تھی۔ آگرے کی مشہور طوائف وحیدن بائی جس کے گانوں کے ریکارڈ کسی زمانے میں بہت مقبول تھے، نمی کی والدہ تھیں۔ روایتی لکھنوی انداز سے سلام کرتے ہوئے نمی اور اس کا شوہر میرے منتظر تھے۔ یہ سب حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے باعث تھا۔ وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ماضی کی فلموں کی باتیں کرتے گزرا۔ نمی فلمی دنیا سے ریٹائر ہو چکی تھی اور خالصتاً گھریلو عورت لگتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے رخصت ہو کر ہم واپس چلے آئے کیونکہ آج کے دن کا یہی پروگرام طے تھا۔ دلی میں گرفتاری کے بعد سے میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے بلاخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط لکھا۔ لندن سے یہ خط میرے محکمے کو پاکستان میں اور پھر محکمے کی طرف سے میرے گھر جانا اور جواب اسی ذریعے سے مجھ تک پہنچنا تھا۔ 20-21 روز کے بعد میری والدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط مجھے لندن سے موصول ہوئے۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ نہ لکھیں۔ خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط ملنے سے مجھے دلی سکون ملا۔ میرے بیٹے شجاع کی تصویر بھی تھی۔ وہ اب 3 سال اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ میرے بمبئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دوپہر کھنڈالہ جانے کا پروگرام بنا جہاں سے پیر کو واپسی ہونی تھی۔ کھنڈالہ بمبئی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پرفضا اور نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ بمبئی کے روسا کی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ کھنڈالہ میں بھی حاجی مستان کا ایک بہت خوبصورت سفید بنگلہ تھا لیکن میں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور محافظوں کے گھیرے سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کھنڈالہ پہنچ کر کیا۔ میرے محافظ میرے اس فیصلے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مستان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ فوری انتظام کر دیتا ہے۔ ہم ہوٹل کی ریسپشن میں بیٹھے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آیا اور نہایت مؤدب ہو کر بولا، ہوٹل کا بہترین کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں ہوٹل میں انٹری کے لیے ریسپشن پر جانے لگا تو مینیجر نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب نے یہ کمرہ اپنے نام پر بک کروا لیا ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا سکتی ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا، فی الحال تو آپ میرے 4 آدمیوں کی رہائش کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جواب دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے فلور پر ہی ان کے لیے بھی ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ محافظوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ واقعی رائل سویٹ تھا۔ ایک بیڈ روم اور علیحدہ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک ویٹر صرف اس کمرے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی۔ ہوٹل میں کیبرے پروگرام بھی تھا۔ وہ شام میں نے کیبرے پروگرام دیکھنے اور فلور ڈانس کرنے میں گزاری۔ مجھے پاکستان میں تربیلا ڈیم کے کلب، انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز اور دلی میں اکبر، اشوکا اور لودھی ہوٹل میں گزاری ہوئی شامیں یاد آ گئیں۔ میں رات 12 بجے تک کیبرے ہال میں ہی رہا۔ تھک ہار کر واپس کمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز میں قرآن مجید، بائبل اور گیتا اکٹھی رکھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ DMI کی قید اور تشدد کا ایک ایک لمحہ، موت مانگنے کی دعائیں اور فرار میں کامیابی، یہ سب ایک تیز فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ یہ محض اور محض اللہ پاک کی مجھ پر کرم نوازی تھی کہ مجھے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم ٹھیک ہو چکا تھا اور میں دشمن کے کتوں کی پہنچ سے دور محفوظ ہاتھوں میں تھا، اور اپنے رب کی اتنی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے میں نے یہ شام ناچ و رنگ کی محفل میں گزاری تھی۔ میری زخمی ٹانگ، جسے ڈاکٹر کے بقول اگر 2-3 دن مزید بغیر علاج کے رکھا جاتا تو کاٹنی پڑتی، جب بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گئی تو میں بجائے رکوع و سجود کے ڈانسنگ فلور پر ناچتا رہا۔ تف ہے مجھ پر اور میری زندگی پر۔ اپنی غفلت اور ندامت سے مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے وہ رات توبہ استغفار، رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزاری اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی محفلوں سے دور رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اپنے عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھنڈالہ کے قدرتی حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بمبئی کی پرشور زندگی اور گرم مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں کھنڈالہ جنت نظیر محسوس ہوتا ہے۔ نہایت خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑیاں، پھولوں کے دور تک لہلہاتے سلسلے، سفیدے اور چنار کے درخت،
खुशगवार मस्ती भरी फजा, हर तरफ सब्जा ही सब्जा और पहाड़ियों पर तख्ता दर तख्ता बाग। इतवार का सारा दिन मैंने शाम गहरी होने तक कुदरत की अता करदा रंगीनियां देखने में गुजारा। दूसरे रोज यानी पीर को हम बम्बई वापस लौट आए। अगला दिन मैंने दिल्ली से निकलने के बाद से लेकर आज तक की रिपोर्ट तैयार करने में गुजारा। मुझे अपने एक एक घंटे और दिन का हिसाब पाकिस्तान वापसी पर अपने महकमे को देना था और इसमें जरा सी भी गफलत मुझे इबरतनाक अंजाम से दो चार कर सकती थी। DMI हेडक्वार्टर से मेरा फरार होना मंतकी हिसाब से नामुमकिन था। मेरे महकमे वाले भी मेरे मुतालिक वही कुछ सोच सकते थे जिसका हाजी मस्तान ने अपनी पहली मुलाकात में गुमान किया था। 2-3 रोज के बाद मैं हाजी मस्तान से मिला। वहीं बातों बातों में उसके साथियों में से एक ने कहा कि आज शाम बरला हाउस में ऑल इंडिया कॉमेडियंस नाइट का शो हो रहा है। हाजी मस्तान को ऐसी हल्की फुल्की तफरीह का बहुत शौक था। उसके कहने पर सबसे आगे की 20 सीटें रिजर्व करवा दी गईं। वो सीटें हालांकि पहले ही से किसी और के लिए रिजर्व हो चुकी थी, लेकिन हाजी के आगे किसी को दम मारने की जरूरत न हुई। उस शो में जानबूझकर मैं हाजी मस्तान के ग्रुप के आखिरी कोने वाली सीट पर बैठा। हाजी मस्तान की अपनी हिफाजत के लिए कम से कम 50 मुसल्ला अफराद होते थे। फिल्में वो अपनी कोठी में बने सिनेमा में देखता था और बिला वजह पब्लिक में वो जाता नहीं था। ऐसा स्टेज शो वो कभी कभार ही देखता और ऐसे मौकों पर उसके लिए खुसूसी हिफाजती इंतजामात किए जाते थे। मेरे सामने वो बहुत रिजर्व रहता था और मेरी ख्वाहिश थी कि इस मजाहिया शो में वो दिल खोल कर कह लगाए। इसीलिए मैंने उसे बेतकल्लुफ साथियों के हमरा छोड़कर कोने वाली सीट अपनाई। उस शो में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियंस के अलावा मुख्तलिफ सूबों के मशहूर मस्खरों ने भी अपने अपने फन का मुजाहिरा किया। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की कि हर मस्खरे के मस्खरेपन की तान पाकिस्तान की तज़हीक करने पर ही टूटती थी। सुकूत ढाका के जख्मों पर बार बार निश्तर लगाए जाते थे। इंटरवल से पहले ही मैं इस नाकाबिल बर्दाश्त जिल्लत से बचने के लिए अपनी सीट से उठा और बाहर जाने के लिए हाजी मस्तान के सामने से गुजरा। मुझे जाता देखकर वो सारा ग्रुप उठ खड़ा हुआ। हॉल से बाहर निकलकर हाजी मस्तान ने मुझसे पूछा, क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? मैंने जवाब में कहा, हाँ। आखिर कब तक हमें अपने वतन के चंद गद्दारों की वजह से शिकस्त खाने की जिल्लत के ताने सुनने पड़ेंगे? मेरा तो जी चाहता था कि स्टेज पर जाकर चीख चीख कर कहूं कि हमारे चंद गद्दारों की वजह से तुम हमें इतना जलील मत करो। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी कौम को शिकस्त हुई है, लेकिन इनफिरादी तौर पर किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी ने शिकस्त कबूल नहीं की। हम 5 अफराद की फौज 5 मैन आर्मी ने दिल्ली, गोरखपुर और अहमदनगर में वो काम कर दिखाए हैं जिनका तुम सोच भी नहीं सकते। हाजी मस्तान भी उन मस्खरों के इस लुच्चरपन से गुस्से में आ चुका था। उसने मुझे रुखसत करते हुए कहा कि कल दोपहर का खाना हम इकट्ठे खाएंगे। दूसरे रोज 12:30 बजे जब मैं हाजी मस्तान के घर पहुंचा तो दिलीप चड्ढा नामी मस्खरा, जिसने पाकिस्तान की तज़हीक में कोई कसर न उठा रखी थी, हाथ पांव बंधा और मुंह में कपड़ा ठुसा कालीन पर हमारे सामने पड़ा हुआ था और उसके चेहरे से मालूम होता था कि उसकी जबरदस्त ठुकाई हो चुकी है। मेरे आने की इत्तला मिलते ही हाजी मस्तान ड्राइंग रूम में आ गया। उसके 2-3 करीबी साथी वहां पहले ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। दिलीप चड्ढा को इस हालत में देखकर मैं हाजी मस्तान से कुछ पूछने ही वाला था कि वो बोला, गुज़श्ता रात तो हम प्रोग्राम अधूरा छोड़कर ही चले आए। इसके चुटकुलों और तंजिया जुमलों का कुछ लुत्फ तो मेरे आदमियों ने पहले ही उठा लिया है और उनकी भरपूर दाद भी दे दी है। प्रोग्राम का बाकी हिस्सा अब देखते हैं। ये कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने दिलीप को रस्सियों से आजाद किया। रस्सियां खुलते ही दिलीप चड्ढा उठ खड़ा हुआ, मुंह से कपड़ा निकाला और हाजी मस्तान के पांव में गिरकर रोने और माफिया मांगने लगा। दाद की वसूली से उसका चेहरा सूजा हुआ था। हाजी मस्तान ने उसे पांव से धकेला और सीधा खड़े होने को कहा। उसने एक लम्हे की देर न लगाई। उसने हाथ जोड़ रखे थे और रोते हुए गिड़गिड़ा कर माफी मांगे जा रहा था। वो हाजी मस्तान को पहचान चुका था और यकीनन उसके नाराज होने का अंजाम भी जानता था। मैंने उसे कहा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, लोगों को हंसाने की कोशिश में ये भी भूल गया था कि जिस मुल्क की तू तज़हीक कर रहा था उसमें अब भी इतना दमखम है कि भारत को नाकों चने चबवा सकता है। तुम ये हमेशा याद रखना और अपने साथियों को भी बता देना कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सिपाही है और वक्त पड़ने पर अपनी जानें देकर अपने वतन की हिफाजत करना बखूबी जानता है। अब तो मैं तुम्हें बड़े सेठ से माफी ले देता हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुम्हारी जबान से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी लफ्ज निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। हाजी मस्तान का भी उसे कोई सख्त सजा देने का इरादा नहीं था, इसलिए वो अब तक जिंदा ड्राइंग रूम में मौजूद था, वरना उसके कारिंदे शो खत्म होते ही उसका काम कर देते और मैं भी यही चाहता था। इस मस्खरे को अपने बकवास की काफी सजा मिल चुकी थी। मस्खरों मरासियों का तो ये रोजी कमाने का धंधा है कि दूसरों को हंसाएं। मैंने हाजी मस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि इसकी बाकी सजा ये है कि ये हमें अब और खाने के दौरान हिंदुओं और भारत के मुताल्लिक लतीफे सुनाए। ये सुनते ही दिलीप मेरे सामने उकड़ू बैठ गया और कहने लगा
लगा, सेठ मैं तो आपको ऐसे लतीफ़े सुनाऊंगा कि आप खाना भूल जाएंगे। किस्सा मुख्तसर, हम तकरीबन 2 घंटे उसके 20 लतीफ़ों से महजूज हुए। उसका सुनाया हुआ सिर्फ एक लतीफ़ा पेश खिदमत है। भारतीय अफवाज के बहादुरी के तमगे अशोक चक्कर, भारत चक्कर, वीर चक्कर और महावीर चक्कर वगैरह हैं। 65 की जंग में भारतीय अफवाज की आला कारकर्दगी देखते हुए भारतीय हुकूमत ने एक नया तमगा अपनी बहादुर अफवाज के लिए बनाया है, जिसका नाम रफू चक्कर रखा गया है। खाने के बाद हाजी मस्तान ने उसे 1000 रुपया इनाम दिया और उसके आदमी मस्खरे को आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मीलों दूर बैंद्रा के करीब छोड़ाए। मैंने ये अक्सर महसूस किया कि हाजी मस्तान बातें करते करते अचानक कहीं खो जाता था। एक रोज मैंने उससे पूछ ही लिया कि ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके बायस उसकी ये हालत होती है। हाजी मस्तान से मिले अगरचे मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में हम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जाती बातें भी बड़ी बेतकल्लुफी से करते थे। मेरे पूछने पर पहले तो वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बुझे लहजे में बोला, मेरे सारे गैर कानूनी कारोबार का एक बड़ा मकसद ये भी है कि मैं गरीब और नादार मुसलमानों की माली मदद करूं और कमजोर मुसलमानों को हिंदुओं के जुल्म व तशद्दुद से बचाऊं। मेरे धंधे में पुलिस इसलिए मदाखलत नहीं करती कि जान के खौफ के साथ साथ मैं नोटों से उनका मुंह बंद किए रखता हूं। जितने भी गैर मुस्लिम स्मगलर बंबई में हैं, उनके गिरोह बहुत छोटे छोटे हैं और वो या तो मेरे लिए काम करते हैं या मुझे बाकायदा हिस्सा देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान स्मगलर यूसुफ पटेल है जो मेरे मुकाबले में डटा हुआ है। उसमें चूंकि सामने आकर मुकाबला करने की ताकत नहीं, इसलिए वो आजकल जेर जमीन रहकर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। वो भी मुसलमानों का हामी है, लेकिन अपनी एक अलग सल्तनत बनाना चाहता है। अलग सल्तनत वो बना नहीं सका और मारना मैं उसे चाहता नहीं, क्योंकि उसका और मेरा मकसद एक ही है। उसके बारे में मेरे इस रवैये की वजह से मेरे गिरोह में ये सोच फैलती जा रही है कि मैं उसका मुकाबला करने से कतराता हूँ। हमारे धंधे का अव्वलीन उसूल ये है कि अगर लीडर की सलाहियत, उसकी पहुंच और उसकी दलेरी के मुताल्लिक राय बराबर भी शक पैदा हो जाए तो गिरोह के कारकुन ये खतरनाक और जानलेवा काम करने से कतराने लगते हैं। जब यूसुफ पटेल का जिक्र आ ही गया तो मैंने उससे छुपाना मुनासिब न समझा और उसे बता दिया कि यूसुफ पटेल के मुताल्लिक भी मुझे मेरे महकमे वालों ने कहा था कि बवक्त जरूरत उससे भी राब्ता करूं और तुम्हारे मिलने से पहले मैं यूसुफ पटेल की तलाश भी करता रहा हूं। मैंने हाजी मस्तान से कहा कि जब तुम दोनों के मकासद एक जैसे हैं तो इंशाअल्लाह सुलह सफाई की सूरत भी निकल आएगी। चूंकि तुम दोनों के गिरोह के अफराद के अपने साथी मफाद भी होते हैं, इसलिए ऐन मुमकिन है कि वो तुम दोनों के दरमियान खलीज को मिटाने की बजाय उसे मजीद वसी करने के दर पे हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं यूसुफ पटेल तक पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करूं। मेरा चूंकि इसमें कोई जाती मफाद नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तरह यूसुफ पटेल भी मेरी असलियत जानकर मुझ पर एतमाद करेगा और बेहतरी की कोई सूरत पैदा हो जाएगी। हाजी मस्तान कुछ देर सोचता रहा और बोला, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आपके हाथों ये काम हो जाए तो बम्बई की पूरी मुस्लिम आबादी अपने अनदेखे मोहसिन की ममनून होगी। मैंने अपने साथियों को तो नहीं बताया कि यूसुफ पटेल आजकल कहाँ है, वरना साथियों और कारकुनों का ये फौरी मुतालबा होता कि यूसुफ और उसके गुरूह का कला कमा किया जाए। आपको बताता हूँ कि यूसुफ पटेल आजकल महबूब स्टूडियोज के अकब में रिहायशी मकानों में जयंत फिल्म एक्टर के मकान में रहता है। उस तक पहुँचने के लिए आपको अकेले टैक्सी में जाना होगा। मेरे आदमी हमारी 2 गाड़ियों में दूर से आपकी हिफाजत करेंगे। मैंने इस काम की हामी भर ली। भारत में खतरों से खेलते खेलते अब मैं उस मकाम पर पहुंच चुका था जहां जिंदगी की अहमियत खत्म हो जाती है। हमने अगले दिन सुबह 10 बजे का प्रोग्राम सेट किया। मुझे जूहू से निकलते ही टैक्सी लेनी थी और हाजी मस्तान के 10 आदमियों ने उसकी 2 गाड़ियों में मुझसे फासला रख कर मेरी हिफाजत करनी थी। उसी सपहर हाजी मस्तान मुझे अपने हमरा लेकर हाजी अली के मजार पर गया। हाजी अली का मजार मेरीन ड्राइव के करीब ही तकरीबन 1 फरलांग समंदर के अंदर बना हुआ है। समंदर से मजार तक सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। ये रास्ता सड़क से मजार तक समंदर में बड़े पत्थर डालकर समंदर की सतह से तकरीबन 4 फुट बुलंद बनाया गया है। शाम के 6-7 बजे तक ये रास्ता मौजूद रहता है और फिर समंदर का पानी इसे ढांप लेता है और अगली सुबह ये रास्ता फिर जाहिर हो जाता है। दरगाह पर मौजूद जो लोग रास्ता बंद होने से पहले निकल गए वो निकल गए और जो रह गए उन्हें आइंदा सुबह तक वहीं रुकना पड़ता है। बम्बई में क़याम के दौरान मैं अक्सर उस मजार पर जाता रहा हूँ। इसे जवार भाटा कहें या कुछ और, लेकिन ये हकीकत है कि हर शाम बिला नागा जब पानी चढ़ना शुरू होता है तो 15 मिनट के अंदर इस रास्ते पर समंदर की लहरें अपना कब्जा जमा लेती हैं। हाजी मस्तान ने दरगाह पर बड़ी दर्दमंदी से दुआएं मांगी। मैं भी दुखी दिल था और मेरी दुआएं दिल की गहराइयों से निकल रही थी। वापसी पर हाजी मस्तान ने मजावरों और जरूरतमंदों और फुकरा में 10,000 रुपए तकसीम किए।